नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का हमारा एक और वीडियो हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पर्यावरण यानी एनवायरमेंट से संबंधित। और एनवायरमेंट के आपको मिल जाएंगे टॉप 100 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन वो होंगे जो आपकी परीक्षा में एज इट इज देखने को आपको मिल सकते हैं। और चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो टॉप 100 एनवायरमेंट के क्वेश्चनों का। और देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। निम्नलिखित में क्या सतत विकास लक्ष्य से संबंधित नहीं है? नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा इनमें से सतत विकास लक्ष्य से संबंधित नहीं है? और दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यानी दो कथन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। और सतत विकास की स्थापना 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। सतत विकास की स्थापना जो है 2015 में की गई थी और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही की गई थी। बात कर लेते हैं दूसरे कथन की। इसे प्राप्त करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है, तो 2035 इसका गलत हो जाता है। ये आपका लक्ष्य हो जाता है 2030 तक। ठीक है, इसको पाने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है, ये आपको याद रखना है। और इस हिसाब से दूसरा पॉइंट आपका गलत हो जाता है और आपसे पूछा गया है कौन सा जो है संबंधित नहीं है, तो आपका बी दो जो है ये आपका संबंधित नहीं है और दो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। बात कर लेते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। भारत सहित 193 देशों ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में स्वीकार किया था और 1 जनवरी 2016 से यह लागू भी हो गया था। कब ये लागू हुआ है? 1 जनवरी 2016 में लागू हुआ है। और इसके तहत 17 लक्ष्य और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने लक्ष्य हो जाते हैं? तो ये 17 लक्ष्य हो जाते हैं और उप लक्ष्य हो जाते हैं आपके 169, और जिन्हें 2016 से 2030 तक की अवधि में प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, कब तक हो जाता है? ये आपका 2030 तक प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 2 नंबर हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित आपको करना है। और बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में। SDG 6 किससे संबंधित हो जाता है? SDG 6 की बात की गई है, तो ये आपका पानी से की स्वच्छता से संबंधित हो जाता है और ये आपका सुमेलित नहीं है। ये आपका पानी की स्वच्छता से संबंधित हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे SDG 9 के बारे में। ये आपका लचीली अवसंरचना से संबंधित हो जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। SDG 15 की बात करेंगे तो ये आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हो जाता है। किससे हो जाता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हो जाता है। ये भी आपका गलत हो जाता है। और बात करते हैं SDG 13 के बारे में। ये आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो जाता है, तो ये ही आपका करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित है, तो डी आपका सुमेलित हो जाएगा। और यहाँ बात करेंगे हम SDG के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म हो जाती है ये आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो जाती है। क्या हो जाती है? ये आपको याद रखनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा गलत हो जाएगा? गलत आपसे पूछा गया है, कौन सा गलत हो जाता है? और इसमें 3 आपके सही दिए गए हैं और 1 आपका गलत दिया गया है। SDG 11 ये आपका शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी से संबंधित हो जाता है। और SDG 16 जो है ये आपका स्थलीय पारितंत्र से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। SDG जो है ये आपका संबंधित हो जाता है साधारणीय विकास के लिए। साधारण जो विकास होता है उसके लिए संबंधित हो जाता है SDG 16। बात कर लेते हैं SDG 17 के बारे में। ये वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए हो जाता है। और SDG 4 जो है ये आपका उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं आपका हो जाता है SDG 16। SDG 16 ये आपका स्थलीय पारितंत्र से संबंधित नहीं है। और यहाँ हम समझ लेते हैं जितने हमारे ये 17 लक्ष्य हो जाते हैं वो कौन कौन से लक्ष्य हो जाते हैं, इनके बारे में भी आपको पता करना जरूरी हो जाता है। कौन कौन से हो जाते हैं ये, इनसे जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले की बात करेंगे, ये गरीबी को पूर्णतः समाप्ति करने के लिए हो जाता है। दूसरा आपका भुखमरी की समाप्ति है। तीसरा आपका अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर अच्छा करने के लिए हो जाता है। फोर्थ की बात करेंगे, ये आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हो जाता है। पांचवा आपका लैंगिक समानता के लिए हो जाता है। छठा आपका स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के लिए हो जाता है। सातवां आपका सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के लिए हो जाता है। और आठवें की बात करते हैं अच्छा काम और आर्थिक विकास के लिए हो जाता है। ये हो जाते हैं जो आपके 17 लक्ष्य हैं, ये आपके 17 के 17 यहाँ दिखाए गए हैं।
9 की बात करेंगे, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे के लिए हो जाता है, इसको मजबूत करने के लिए। 10वां जो है ये आपका असमानता में कमी के लिए हो जाता है, यानी सभी को समान करना है। 11 की बात करेंगे, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास के लिए हो जाता है। और 12 जो है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन करने के लिए हो जाता है। 13 की बात करेंगे, ये आपका जलवायु की कार्रवाई के लिए हो जाता है। जो भी आपकी जलवायु से संबंधित हो जाते हैं ये आपके SDG 13 के अंतर्गत आ जाते हैं। बात कर लेते हैं 14 की, तो इसका जो है पानी के नीचे जीवन किस तरह का होना चाहिए ये आपका हो जाता है। और भूमि पर जीवन ये आपका 15 से संबंधित हो जाता है। SDG 16 की बात करेंगे, ये आपका शांति और न्याय के लिए संस्थान, इसके लिए हो जाता है। और जो 17 ये आपका लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी हो जाता है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके हो जाते हैं 17 जो लक्ष्य दिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 4 नंबर हमारा क्या कहता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और इधर आपकी सूची 1 दी गई है, इधर आपकी सूची 2 हो जाती है। सुमेलित से आपके क्वेश्चन दिया गया है और इस तरह के क्वेश्चन भी जो है आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4। और सुमेलित करने के लिए ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है। रियो अर्थ समिट की बात करते हैं, ये कब हो जाता है, तो ये आपका 1992 से संबंधित हो जाता है। और एक आपका हो जाता है 2, और एक 2 आपके 2 ऑप्शन में दिए गए हैं। स्टॉकहोम समिट की बात करते हैं, ये आपका 1972 से संबंधित हो जाता है, ठीक है। और बी का आपका हो जाता है 3, और बी के 3 भी आपके जो है सभी ऑप्शन में दिए गए हैं। सी की बात करेंगे, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको आप NGT भी कहते हैं, तो NGT किससे संबंधित हो जाता है, तो NGT आपका ये 18 अक्टूबर 2010 से संबंधित हो जाता है। और सी का आपका 4 हो जाता है, और सी का 4 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। इस तरह से जो है जल्दी से आंसर लगा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे, आपका 1987 से संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। 2002 में, 1972 में, 1987 में या 1873 में। UNEP की बात की गई है और इसकी जो स्थापना ये आपकी 1972 में हो जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है, सही आपको बताना है कौन सा इनमें से सही हो जाता है। स्टॉक कन्वेंशन की बात करेंगे, ये आपका 2001 से संबंधित हो जाता है और ये आपका गलत दिया गया है, ये हो जाता है आपका 2001 में। वियना कन्वेंशन ये आपका 1985 से संबंधित हो जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है, ये आपका 1985 हो जाता है। बात कर लेते हैं UNFCCC की, ये आपका 1973 से संबंधित नहीं होता है, ये भी आपका गलत हो जाता है। और ये आपका 1992 से संबंधित हो जाता है। कार्टेशियन प्रोटोकॉल की बात करेंगे, ये आपका 2000 से संबंधित हो जाता है, ठीक है। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो सही आपका हो जाता है डी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हो जाता है, सही सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। और यहाँ जो है सही सुमेलित है वो आपका हो जाता है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन आपका खतरनाक अपशिष्टों व सीमा पार संचलन और उनके निपटान के नियंत्रण से संबंधित हो जाता है, और बाकी आपके ये गलत हो जाते हैं। तो सही कौन सा हो जाएगा, 7 का आपका डी सही हो जाता है। CBT की बात करेंगे, ये आपका जंगली जानवरों से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है जैविक विविधता के संरक्षण से संबंधित। वियना कन्वेंशन ये आपका ओजोन परत से संबंधित, ओजोन परत के हाथ से संबंधित नहीं है, ये आपका ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित हो जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे, ये आपका ग्रीन हाउस से संबंधित हो जाता है, और यहाँ आपका दिखाया गया वृक्षारोपण से, तो ये आपका गलत हो जाता है। और इसके बाद जो है आपका डी बचता है, यही आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। नीरी का मुख्यालय कहाँ है, नीरी का मुख्यालय आपसे पूछा गया ये कहाँ हो जाता है, तो नीरी का मुख्यालय आपका नागपुर में हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ऑर्गन का हवा में प्रतिशत कितना होता है, ऑर्गन की बात की गई है, हवा में प्रतिशत आपसे पूछा गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 0.093%, ये आपका ऑर्गन का हवा में प्रतिशत हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है जेनेवा में। जेनेवा में हो जाता है आपका WMO का मुख्यालय, WMO जो इसका मुख्यालय हो जाता है आपका जेनेवा में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, सही सुमेलित है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ स्थल दिए गए हैं, इधर आपके यूनेस्को की सूची में कब कब शामिल किए गए हैं ये आपको बताया गया है।
और बात कर लेते हैं एलोरा की गुफाओं से। ये आपका 1983 में हो जाती है। ये आपका 1983 में जो है यूनेस्को की सूची में शामिल हुई है, तो ये आपका गलत हो जाता है। महाबलीपुरम की बात करते हैं, ये आपका 1984 में जो है हो जाती है, और ये भी आपका गलत हो जाता है। 1984 में जो है ये यूनेस्को की सूची में शामिल हो जाती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, ये आपका 1985 से संबंधित हो जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। 1985 में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और खजुराहो मंदिर की बात करते हैं, ये आपका 1986 से संबंधित हो जाता है। और आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो सही आपका केवल एक हो जाता है, वो हो जाता है आपका डी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ये कब पारित हुआ था, ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। निम्नलिखित तालाब खाद्य श्रृंखला के घटकों का सही क्रम क्या हो जाता है, ये आपको बताना है। 13 की बात की गई है और इसका आपसे करेक्ट आंसर पूछा गया है। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है, सबसे पहले जलीय पौधे आ जाएंगे, फिर बड़ी मछली आ जाएगी, फिर आपकी छोटी मछली आ जाएगी, उसके बाद आपके पक्षी आ जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो ये कुछ हो जाता है। सबसे पहले आपके जो जलीय पौधे हैं वो हो जाएंगे, इसके बाद आपकी यहाँ बड़ी मछली आ जाएगी, इसके बाद आपकी छोटी मछली आ जाएगी, और उसके बाद आपके पक्षी आ जाते हैं। ये आपका हो जाता है तालाब खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। शाकाहारी कहलाते हैं, शाकाहारी कौन कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये आपके शाकाहारी कहलाते हैं, और ये हो जाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कुछ इस तरह से। या आपकी जो है ये जो आपके उत्पादक होते हैं, यानी जो घास और ये होती है वनस्पति होती है, इस पे जो निर्भर रहते हैं उनको जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो उपभोग कौन करेंगे, इनका उपभोग करेंगे मांसाहारी। ठीक है, और ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता ये जो है शाकाहारी होते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। निम्नलिखित में अपघटक से संबंधित क्या सही है, सही है ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 15, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। बात कर लेते हैं अपघटक खाद्य श्रृंखला का एक अभिन्न होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और क्योंकि वे कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, तो ये तो आपका पूर्ण रूप से सत्य हो जाता है। अपघटक एक जीवन चक्र पूरा करते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। वो जो है एक जीवन चक्र को पूरा करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों सही हो जाते हैं, और दोनों सही आपके दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी में, और यही आपका करेक्ट हो जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर सकते हैं। इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और अब आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से आपसे पूछा है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कौन सा नहीं है, और यहाँ बात की गई है प्राकृतिक की। तो प्राकृतिक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। घास स्थल ये आपका प्राकृतिक हो जाता है, मरुस्थल ये भी आपका प्राकृतिक हो जाता है, और जंगल भी आपका प्राकृतिक हो जाता है। लेकिन जो खारा पानी है ये आपका प्राकृतिक की श्रेणी में नहीं आता है। और बात करेंगे कुछ प्राकृतिक जो आपके पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वो किस किस तरह से हो जाते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका स्थलीय हो जाते हैं, एक आपके जलीय हो जाते हैं। स्थलीय की बात करेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जलीय से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्थलीय में सबसे पहले आपके जंगल हो जाएंगे, घास स्थल हो जाएंगे, एक आपके मरुस्थल भी हो जाते हैं प्राकृतिक स्थलीय पारितंत्र में। बात करेंगे जलीय की, तो जलीय में आपका ताज़ा जो जल आ जाएगा, इसके बाद खारा पानी आ जाएगा, और उसके बाद समुद्र का जल भी आपका जलीय प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और इससे जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक नहीं है, नहीं है ये आपसे पूछा गया है। कौन से जो है जैविक घटक नहीं है, तो ये जो आपकी मिट्टी है ये आपकी जैविक घटक के अंतर्गत नहीं आती है। और अपघटक, परजीवी और गैर हरे पौधे ये आपके जैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। और यहाँ हम समझेंगे मैप के माध्यम से। और पर्यावरण के तत्व हो जाते हैं कौन कौन से हो जाते हैं, एक आपके जैविक हो जाते हैं, एक आपके अजैविक हो जाते हैं। अजैविक के अंतर्गत आपकी मृदा, अग्नि, जल, पानी और तापमान आदि आ जाते हैं। ये आपके हो जाते हैं अजैविक, यानी जिनमें जो है जीवन नहीं होता है, ये आपके हो जाते हैं अजैविक। और जिनमें जीवन होता है या जीव होता है वो हो जाते हैं आपके जैविक के अंतर्गत। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, हरे पौधे, गैर हरे पौधे आ जाएंगे, अपघटक और परजीवी आ जाएंगे, और जानवर और मनुष्य भी जैविक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको समझ लेना अच्छी तरह से, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं।
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आला के बारे में सही है। आला के बारे में कौन सा सही हो जाता है ये आपको बताना है। और बात कर लेते हैं एक आला पारिस्थितिकी तंत्र में जीव द्वारा निभाई गई एक विशेष भूमिका को परिभाषित करते हैं, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। और बात कर लेते हैं दूसरे कथन के बारे में। आला एक विशेष प्रजाति के लिए विशिष्ट है जो समान आला के साथ अतिव्यापी हो जाता है, और लेकिन अलग अलग अंतर होना इसमें चाहिए, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और जोसेफ एंटोनियो ने आला शब्द गढ़ा था, तो ये आपका गलत हो जाता है। आला शब्द को जोसेफ एंटोनियो के द्वारा नहीं गढ़ा गया था, यह आपका जोसेफ गिरनेल के द्वारा गढ़ा गया था। कौन हो जाते हैं? जोसेफ गिरनेल के द्वारा इस वर्ड को गढ़ा गया था। ठीक है, तीन जो है ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। और आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो एक और दो आपके सही हो जाते हैं, और एक और दो किस में दिए गए हैं? ये ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। निम्न में से कौन सा डेटिव व्यूअर्स का उदाहरण नहीं है? कौन सा इसका उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 19, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है डी, यानी ब्लू जेलीफिश। ब्लू जेलीफिश डेटिव व्यूअर्स का उदाहरण नहीं है। और बात करेंगे डेटिव व्यूअर्स के बारे में, ये क्या हो जाता है? अपर्दाहारी यानी डेटिव व्यूअर्स ऐसे परिपोषित जीव होते हैं जो अपर्द यानी अन्य जीवों या उनके मल के छूटे हुए अंश को ग्रहण करके पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं, और इस आहार के द्वारा ऐसी जीव अपघटन और पोषक तत्व चक्र की प्रक्रियाओं को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके अपर्दाहारी या डेटिव व्यूअर्स। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्चुरी के बारे में सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 20, और तटीय खाड़ी नदी के मुहाने और ज्वारीय दलदल एस्चुरी बनाते हैं, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। जो आपकी तटीय खाड़ी होती है, नदी के मुहाने होते हैं, वो जो है आपकी एस्चुरी बनाते हैं, और इस तरह से जो है एस्चुरी बनती है। और नदी या समुद्र की तुलना में एस्चुरी कम उत्पादक हो जाती है, तो ये अब तो आपका गलत हो जाता है। ऐसा नहीं है, नदी या समुद्र की तुलना में एस्चुरी कम उत्पादक नहीं होती है, तो ये आपका गलत हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा आपका सही है, तो केवल एक आपका सही हो जाता है, और केवल एक दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। 20 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। संख्या के पिरामिड के घास के मैदान के पारितंत्र में किस प्रकार का पिरामिड देखा जा सकता है? किस तरह का पिरामिड हो जाता है घास के मैदान में, ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है, हमेशा सीधा होता है घास का पिरामिड, और ये आपका घास का पिरामिड होता है। सबसे पहले आपकी वनस्पति आ जाती है, जो घास फूस होती है वो आ जाती है। इसके बाद जो है आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो जाते हैं, इसके बाद आपके शाकाहारी, और उसके बाद आपके मांसाहारी हो जाते हैं। और ये वो आपका हो जाता है घास का पारितंत्र। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो 10% का नियम दिया गया था, ये आपका लिंडेमैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसमें क्या दर्शाया गया था? इसमें बताया गया था ऊर्जा जो आपकी ऊर्जा है, इसका जो है 90% हास होता रहता है अगले लेवल में जाने पर। जब आप जो है प्राथमिक उपभोक्ता से जो है उत्पादक से जो है प्राथमिक उपभोक्ता में जाएंगे, तो यहाँ जो है केवल 10% ऊर्जा ही जाएगी, और बाकी जो 90% होगी उसका जो है ह्रास हो जाएगा। इसके बाद आपका प्राथमिक उपभोक्ता से या आपका शाकाहारी या मांसाहारी में जाएगा, तो उसके बाद जो है फिर से 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, और अगले लेवल में केवल 10% ही जाएगी। ठीक है, ये नियम दिया गया था आपका लिंडेमैन के द्वारा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। जैव संचयन से आप क्या समझते हैं? जैव संचयन से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है बी। जैव संचयन में पर्यावरण में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि होती है, और जो खाद्य श्रृंखला में पहले जीव में होती है। तो 23 का जो है बी, ये आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। सहभोजित्व में क्या होता है? सहभोजित्व में क्या होता है ये आपको बताना है। एक प्रजाति को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान, तो ये आपका गलत हो जाता है। दूसरे को नुकसान उसमें नहीं होता है। एक प्रजाति को फायदा होता है और दूसरी अप्रभावित रहती है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। एक जो है अप्रभावित रहती है और दूसरी जो है प्रभावित हो जाती है। कैसे? जब एक गाय जो है वो चरने जा रही है, और उसके ऊपर जो है जो छोटी मोटी चिड़िया होती है, पक्षी होते हैं, वो उसके ऊपर गाय के ऊपर बैठ जाते हैं, और उसके ऊपर जो है छोटे मोटे जो जीव लगे होते हैं या जू वगैरह वो लगे होते हैं, उनको खाते रहते हैं। तो दूसरे को जो है कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और पहले को जो है फायदा हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। 24 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है बी। दोनों प्रजातियों को नुकसान ये नहीं होगा, दोनों प्रजातियों को फायदा भी इसमें नहीं हो रहा है, दूसरे को तो फायदा इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई के कारण हो जाते हैं? वनों की कटाई के कारण कौन कौन से हो जाते हैं ये आपको बताना है। स्थानांतरण खेती ये भी कटाई के कारण हो जाते हैं।
विकास परियोजना, इनके लिए भी वनों की कटाई की जाती है और कच्चे माल की आवश्यकता के लिए भी वनों को काटा जा रहा है। और इस हिसाब से जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। 25 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन जलीय जीव नहीं है? जलीय जीव कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 26 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपको हो जाता है हेलमिंथस। हेलमिंथन जो है आपका जलीय जीव नहीं है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है ये आपसे पूछा गया है। नहीं वाले क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। और यहाँ बात करेंगे एक झील का पानी के अन्य स्रोत में पोषक तत्वों की अत्यधिक समृद्धि हो जाती है, तो ये आपका गलत हो जाता है। और एक झील की जो सतह परत में दिखाई देने वाले हरे शैवाल की वृद्धि यूट्रोफिकेशन की भौतिक पहचान हो जाती है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं एरोबिक स्थितियाँ बैक्टीरिया के विकास के बढ़ावा दे सकती हैं, जो जलीय जीवों, पक्षियों और स्तनधारियों के लिए घातक विषाक्त पैदा हो सकती है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। और बात कर लेते हैं फोर्थ के बारे में। यह मुख्य रूप से फास्फेट युक्त उर्वरक के लीचिंग के कारण होते हैं, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन से आपके सही नहीं है, तो 1, 2 और 4 ये आपके जो है गलत हो जाते हैं और 1, 2, 4 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये ही आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। मुलिंग नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित हो जाता है? मुलिंग नेशनल पार्क आपसे पूछा गया ये कहाँ हो जाता है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है, मुलिंग नेशनल पार्क। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। और कांगेर वैली किससे संबंधित हो जाती है? तो कांगेर वैली आपकी ये पंजाब से संबंधित नहीं है, ये आपकी छत्तीसगढ़ से संबंधित हो जाती है कांगेर वैली। बात कर लेते हैं मोलम की, तो मोलम आपका तमिलनाडु में नहीं है, मोलम आपका हो जाता है गोवा में। वसंदा नेशनल पार्क की बात करेंगे, ये आपका कर्नाटक में नहीं है, ये आपका गुजरात में हो जाता है। और पिन वैली ये आपकी हिमाचल प्रदेश में हो जाती है। और आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो 29 का डी आपका सही हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है ये आपसे पूछा गया है। मुरलें नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो ये आपका मिजोरम से संबंधित हो जाता है, ये आपका सही हो जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क ये आपका राजस्थान से संबंधित हो जाता है। और सिरोही नेशनल पार्क ये आपका मणिपुर से संबंधित हो जाता है। इडंकी नेशनल पार्क ये आपका मेघालय में नहीं है, ये आपका हो जाता है नागालैंड में। नागालैंड से संबंधित हो जाता है आपका इटंकी और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ये आपका उत्तर प्रदेश में संबंधित हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, ये आपका 1973 से संबंधित हो जाता है, 1972 से संबंधित नहीं है। प्रोजेक्ट राइनो की बात करते हैं, ये आपका 1800 प्रोजेक्ट राइनो की बात करते हैं, ये आपका 1987 से संबंधित हो जाता है। और गिद्ध संरक्षण ये आपका हो जाता है 2006 से संबंधित। बात कर लेते हैं हाथी प्रोजेक्ट, ये आपका 1992 से संबंधित हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित आपका हो जाता है डी, यानी हाथी प्रोजेक्ट 1992 से सुमेलित हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और आपको बताना कौन कौन से जो है ये सही हो जाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे अगस्ता मलाई के संबंध में, तो अगस्ता मलाई किससे संबंधित हो जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु से संबंधित हो जाता है अगस्ता मलाई। और ए का आपका 3 हो जाता है और ए का 3 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। अचानक मार की बात करेंगे, ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाता है और मध्य प्रदेश दिया गया है बी के 4 में और बी का 4 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इस तरह से जो है आप जल्दी से आप आंसर लगा सकते हैं और आपको पूरे जो है मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। सी का आपका हो जाता है एक, सी का आपका यानी कोल्ड डेजर्ट, ये आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो जाता है। दिहांग दिबांग की बात करेंगे, आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो जाता है और इससे भी लगा सकते हैं आपके दिहांग दिबांग जो ये नदियाँ हैं ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में हो जाती हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व सही तरीके से मेल खाता है? सही तरीके से मेल खाता है वो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। ओरंग की बात करेंगे, ये आपका असम से संबंधित हो जाता है, तो ये तो आपका गलत हो जाता है। बांदीपुर आपका कर्नाटक में हो जाता है, ये भी आपका गलत हो जाता है। बांधवगढ़
बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है, ये भी आपका गलत हो जाता है। और सह्याद्री आपका महाराष्ट्र से संबंधित हो जाता है। 34 का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं 35 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सत्य हो जाता है? राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कौन सा सत्य हो जाता है, ये आपको बताना है। बात कर लेते हैं ये आंशिक रूप से सरकार के द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाता है। ये आंशिक रूप से नहीं होते हैं, ये जो है पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, पहला आपका हो जाता है गलत। आपसे पूछा गया सत्य कौन सा है, और सभी प्रकार के मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित हो जाती हैं, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ जो है सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां जो है प्रतिबंधित रहती हैं राष्ट्रीय उद्यान में। और यहाँ पर्यटन की अनुमति नहीं होती है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। पर्यटन की अनुमति होती है तभी तो इनकी वैल्यू है, नहीं तो इनकी वैल्यू कहाँ रह जाती है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं 35 का जो करेक्ट आंसर केवल 2 आपका सही हो जाता है, और केवल 2 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा हो जाता है, ये आपको बताना है। पंपास घास के मैदान की बात करेंगे, ये आपका दक्षिण अमेरिका से संबंधित हो जाता है, तो ये आपका यूरोप से संबंधित नहीं है। पंपास जो है ये आपका हो जाता है अर्जेंटीना से संबंधित। ठीक है, प्रेरी की बात करेंगे तो प्रेरी आपका उत्तरी अमेरिका में हो जाता है। वेल्ड आपका ये अफ्रीका में नहीं, ये आपका साउथ अफ्रीका की तरफ हो जाता है। ठीक है, ये आपका साउथ अफ्रीका में आ जाता है वेल्ड। स्टेपी की बात करेंगे, ये आपका यूरोप से संबंधित हो जाता है स्टेपी। ठीक है, ये सारे जो हैं आपको याद रखने हैं, और इस तरह से जो हैं आपको सुमेलित करने के लिए दिए जाते हैं, और आपको सारे बताने होते हैं। और 36 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बी। बात कर लेते हैं 37 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। और इसमें से सही सुमेलित केवल एक आपका हो जाएगा। हेलोफाइट आपका नमकीन मिट्टी की वनस्पति हो जाती है, ये हो जाता है आपका करेक्ट। आपका 37 का आपका सी जो है ये करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित है, तो हेलोफाइट आपका नमकीन मिट्टी की वनस्पति से संबंधित हो जाता है। मरुद्भिद की बात करेंगे, आपका थोड़े पानी वाली हो जाते हैं, ये आपका समशीतोष्ण नहीं होता है। जो थोड़े पानी में उग जाती है वो आपकी मरुद्भिद हो जाती है। और मेसोफाइट की बात करेंगे, नमी के माध्यम से उगने वाले पौधे हो जाते हैं, ये आपका दलदली नहीं होता है। बात कर लेते हैं पायरोफाइट्स की, ये आपका कठोर चट्टान में नहीं होते हैं, ये आपके हो जाते हैं जो आग को सहन करने के अनुकूलित हो गए हैं, उनको जो है पायरोफाइट कहा जाता है। और आपका करेक्ट केवल एक हो जाता है, वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं 38 के बारे में। वृक्ष विहीन काई और लाइकेन, कुछ घास और झाड़ियाँ प्रमुख स्थलीय बायोम की विशेषताएं हो जाती हैं, ये आपको बताना है। 38 की बात की गई है, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है टुंड्रा। टुंड्रा में आपका वृक्ष विहीन काई और लाइकेन और कुछ घास और झाड़ियाँ प्रमुख स्थलीय बायोम की विशेषताएं हो जाती हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। भारतीय वन प्रबंधन स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये स्थित हो जाता है, और इसकी स्थापना आपकी हो जाती है 1934 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। 40 की बात की गई है, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आपका 1985 से संबंधित हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित है, तो डी आपका सुमेलित हो जाता है। और बात कर लेते हैं बाकियों के बारे में। बिश्नोई आंदोलन ये आपका 1830 से संबंधित नहीं है, ये आपका 1730 से संबंधित हो जाता है। मैती आंदोलन की बात करेंगे, ये आप 1995 से संबंधित हो जाता है, ये भी आपका गलत हो जाता है। बलियापाल आंदोलन ये आपका हो जाता है 1886 से संबंधित। ठीक है, और ये आपके तीनों ही जो हैं गलत हो जाते हैं। आपसे पूछा गया सही सुमेलित कौन सा है, तो नर्मदा बचाओ ये आपका 1985 से संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं 41 के बारे में। भारत के बर्ड्समैन के रूप में किसे जाना जाता है? बर्ड्समैन की बात की गई है, ये किसको जाना जाता है, तो ये आपके हो जाते हैं सलीम अली। सलीम अली हो जाते हैं ये आपके बर्ड्समैन, और ये आपके हो जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। और इनको भारत के पक्षी मैन के रूप में भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में किसे जाना जाता है? डॉल्फिन मैन की बात की गई है, किसको जाना जाता है? ये हो जाते हैं आपके रविंद्र कुमार सिन्हा। रवु रविंद्र कुमार सिन्हा को गंगा के डॉल्फिन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने, इसलिए इनको डॉल्फिन मैन के रूप में जाना जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में।
सासाकावा अवार्ड संबंधित है? सासाकावा अवार्ड किससे संबंधित है ये आप बताना है। 43 की बात की गई है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है पर्यावरण और प्रबंधन संरक्षण से। सासाकावा अवार्ड ये आपका पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण से संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं 44 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत नहीं आता है? 8 राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना है। 44 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है हरित हाइड्रोजन। हरित हाइड्रोजन आपका जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत नहीं आता है। बात कर लेते हैं जो आपके 8 राष्ट्रीय मिशन हो जाते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं और यहाँ हम उनको देख लेते हैं। 8 राष्ट्रीय मिशन है जो जलवायु परिवर्तन में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी, दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीतियों को प्रतिनिधित्व करते हैं और वो निम्न प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? सबसे पहले हो जाता है आपका राष्ट्रीय सौर मिशन। उसके बाद आपका उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन हो जाता है और सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन हो जाता है। राष्ट्रीय जल मिशन भी हो जाता है और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे 6 की। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन हो जाता है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन भी हो जाता है और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन भी हो जाता है। ये 8 हो जाते हैं आपके राष्ट्रीय मिशन, ये भी आपको याद रखने हैं। बात कर लेते हैं 45 के बारे में। निम्नलिखित को सही प्रकार से सुमेलित कीजिए। सही प्रकार से सुमेलित करना है, आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाता है। इधर आपकी औषधि दी गई है, इधर आपके स्रोत दिए गए हैं। बात कर लेते हैं पपैन के बारे में। ये आपका पपीता से संबंधित हो जाता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। पपैन आपकी पपीता से संबंधित है। मैंथोल की बात करें, ये आपके पुदीना से संबंधित हो जाती है, ये आपका करेक्ट हो जाता है और करेक्ट ही आपसे पूछा गया है। एट्रोपिन की बात करेंगे, एट्रोपिन आपका ये बेलाडोना पौधा से संबंधित हो जाता है, ये भी आपका गलत हो जाता है। ये आपका बेलाडोना पौधा होता है जिससे प्राप्त किया जाता है। कुनैन की बात करेंगे, ये आपका सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। इसके बारे में जो सभी जानते हैं, ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित हो जाता है, तो 45 का बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं 46 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 46 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ए, यानी बेसल कन्वेंशन। ये आपका स्विट्जरलैंड से संबंधित हो जाता है और बाकी आपके गलत हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 47 के बारे में। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? ये आई थी आपकी 1988 में। 1988 में आ जाती है आपकी राष्ट्रीय वन नीति। बात कर लेते हैं 48 के बारे में। भारतीय वानिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय वानिकी के पिता के रूप में यह आपका जाना जाता है डिचिट बैंडिस को। डिचिट बैंडिस को भारतीय वानिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। भारत में सभी प्रकार के वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र शामिल हो जाता है। सबसे बड़ा क्षेत्र शामिल हो जाता है, कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। बात की गई है 49 के बारे में और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है उष्ण कटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन। ये आपके वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाता है। बात कर लेते हैं 50 के बारे में। पानी की सतह पर फैले तेल को किस रूप में जाना जाता है? पानी की सतह पर फैले तेल को किस रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाता है आपका तेल का विस्तार। जब आपका तेल डल जाता है, इसका जो है विस्तार होता रहता है और इसको जो है तेल के विस्तार के रूप में जाना जाता है। बात कर लेते हैं 51 के बारे में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में मौजूद हैं? सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में मौजूद हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 52 के बारे में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात की गई है और ये हो जाता है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ हो जाता है? ये आपका हो जाता है लद्दाख में। बात कर लेते हैं 53 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो इनमें से सही सुमेलित हो जाएगा आपका भारत सबसे दक्षिण रामसर स्थल, ये आपका अष्टमुडी हो जाएगा।
बाकी आपके जो हैं सभी गलत हो जाते हैं। सही आपसे पूछा गया है, सही आपका हो जाता है। भारत का सबसे दक्षिण की बात करेंगे तो ये आपका रामसर स्थल अष्टमुड़ी झील हो जाता है। और बाकी की बात करेंगे जो आपका और सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है ये आपका सुंदरवन हो जाता है, तो ये तो आपका गलत हो जाता है। ठीक है। सबसे छोटा रामसर स्थल की बात करेंगे, ये आपका रेणुका आर्द्रभूमि हो जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है। ये जो रेणुका दिया गया है ये आपका हो जाता है सबसे छोटा। और सबसे उत्तर रामसर स्थल की बात करेंगे जो ऑस्ट्रिया हो जाता है आपका तुसो कारो, तो ये आपका गलत हो जाता है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर नहीं है आपका तुसो कारो हो जाता है, तुसो कारो। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे ज़्यादा जो हैं पूछे जाते हैं। और सुमेलित की बात की गई है तो ये आपका काजली झील आपका पंजाब से संबंधित हो जाती है, और बाकी जो हैं आपके गलत हो जाते हैं। कबरताल की बात करेंगे ये आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है, ये आपका बिहार से संबंधित हो जाता है। काजली आपका पंजाब से संबंधित हो जाता है। रुद्र सागर आपका उड़ीसा से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है त्रिपुरा से संबंधित। भिंडवास की बात करेंगे ये आपका गुजरात में नहीं है, ये आपका हो जाता है हरियाणा में। ठीक है, इस तरह से जो है आपका करेक्ट आंसर केवल एक ही हो जाता है, बी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल नहीं है? उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 55 की बात की गई है। और जो आपका हैदरपुर है ये आपका उत्तर प्रदेश का हो जाता है। सांडी या संडी जो है ये भी उत्तर प्रदेश का हो जाता है। और समान ये भी आपका उत्तर प्रदेश का हो जाता है। लेकिन सरयू जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का नहीं है। 55 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल हो जाते हैं 10 रामसर स्थल। कौन कौन से हो जाते हैं इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऊपरी गंगा नदी की। ये ब्रज घाट से नरोरा खिंचाव पर हो जाता है, 2005 में जो है ये हो जाता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये आपका 2019 में हो जाता है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य यह भी आपका 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे ये आपका 2019 से हो जाता है। समान की बात करेंगे ये आपका 2019 में हो जाता है। पार्वती एरिगा ये भी आपका 2019 में रामसर स्थल घोषित हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सरसई नावर झील की, यह भी आपका 2019 में हो जाती है। और हैदरपुर ये आपकी 2021 से संबंधित है। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका 2022 में रामसर स्थल घोषित हो जाता है। सूर सरोवर की बात की गई ये आपका 2020 में हो जाता है। ये आपके टोटल जो है 10 रामसर स्थल ये आपके उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में हो जाते हैं? तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हो जाते हैं 14। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं 56 के बारे में। केंद्रीय एवं अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय एवं अनुसंधान कहाँ है? तो ये हो जाता है आपका बरेली में। बरेली में हो जाता है आपका केंद्रीय एवं संस्थान। बात कर लेते हैं 57 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है ये आपको बताना है। जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस हो जाती है। हाइड्रोकार्बन ये भी आपकी ग्रीन हाउस हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों चैनल पर मिल जाती है। बात कर लेते हैं 58 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है? सही कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन जो है हमने पहले भी किया है और सही आपसे पूछा गया है। SDG 15 जो है ये आपका भूमि पर जीवन से संबंधित हो जाता है, और बाकी आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, SDG 15 की बात की गई ये आपका भूमि पर जीवन से संबंधित हो जाता है। और SDG 13 की बात करेंगे ये आपका जलवायु में परिवर्तन से संबंधित हो जाता है। ये आपका जलवायु में परिवर्तन से संबंधित हो जाता है। SDG 14 की बात करेंगे ये आपका पानी में जीवन से संबंधित हो जाता है। SDG 6 की बात करेंगे ये आपका साफ पानी पर संबंधित हो जाता है। साफ पानी से संबंधित हो जाता है SDG 6।
और SDG 15 ये आपका भूमि पर जीवन से संबंधित हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो आपका डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं 59 के बारे में। निम्नलिखित में कौन स्वस्थानी संरक्षण नहीं है? स्वस्थानी संरक्षण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान जो है आपका स्वस्थानी से संबंधित नहीं है। और स्वस्थानी इनके बारे में जो है हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, या आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको जो है टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगी और उसमें जो है हमने इसको बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। आबनूस नामक लकड़ी कहाँ पाई जाती है? आबनूस नामक लकड़ी कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है पश्चिमी घाट। आबनूस की लकड़ी पश्चिमी घाट में पाई जाती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। और ये सबसे पहले किया गया था WC रोजेन के द्वारा। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग WC रोजेन के द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं 62 के बारे में। IUCN के रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? संकटापन्न जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है ये आपको बताना है। और ये हो जाता है आपका गुलाबी। गुलाबी कलर में जो है संकटापन्न जीवों को दर्शाया जाता है। बात कर लेते हैं 63 के बारे में। ओगी, सोमपैन, सेंटिल तथा जरवा कहाँ की जनजातियाँ हो जाती हैं? ये आपकी जनजाति कहाँ की है ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है अंडमान। अंडमान की जातियाँ हो जाती है ओगी, सोमपैन, सेंटिल तथा जरवा। बात कर लेते हैं 64 के बारे में। अल्फा विविधता क्या होती है? अल्फा विविधता क्या हो जाती है ये आपको बताना है। और अल्फा विविधता की बात करेंगे, ये आपकी हो जाती है किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पारितंत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या। ये हो जाती है आपकी अल्फा विविधता। ठीक है, ये आपने समझ लिया है। और 64 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी। बात कर लेते हैं 65 के बारे में। निम्नलिखित में कौन विश्व के 8 रिम में सम्मिलित नहीं है? 8 रिम में सम्मिलित कौन नहीं है ये आपको बताना है। बात की गई है 65 की, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है आर्कटिक। आर्कटिक जो है ये आपका 8 रिम में सम्मिलित नहीं है। विश्व के 8 रिम में कौन कौन सम्मिलित हो जाते हैं ये भी आपको पता होना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आपका आ जाता है अंटार्कटिक, इसके बाद आपका आ जाता है ओशिनिया, इसके बाद आपका इंडो मलाया आ जाता है, इसके बाद आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका न्यू ट्रॉपिक हो जाता है, और इसके बाद आपका एफ्रोटॉपिक भी हो जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है नियर स्टिक और पैलेस्ट्रिक। ठीक है, ये जो है 8 हो जाते हैं जो आपके विश्व के 8 रिम से संबंधित हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 66 के बारे में। भारी वर्षा एवं छोटी शुष्क शीत ऋतु किसकी विशेषता होती है? भारी वर्षा और छोटी शुष्क ऋतु किससे संबंधित हो जाती है? इसकी क्या किसकी विशेषता हो जाती है ये आपको बताना है। और ये हो जाता है आपका मानसूनी प्रदेश जो है इसकी विशेषता हो जाती है। बात कर लेते हैं 67 के बारे में। भारत में परवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। परवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं ये आपको बताना है। तो ये आपकी मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती हैं, लक्षद्वीप में भी पाई जाती हैं, और आपका अंडमान निकोबार में भी पाई जाती हैं। और खंबात की खाड़ी में जो है ये परवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। और इस हिसाब से आपके 1, 2 और 3 ये आपके करेक्ट हो जाते हैं, और 1, 2, 3 आपके दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए में। बात कर लेते हैं 68 के बारे में। निम्नलिखित में कौन भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपका हिमालय क्षेत्र है, ये आपका हॉट स्पॉट के अंतर्गत आ जाता है। इंडो वर्मा क्षेत्र है, ये भी आपका हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका ये भी आपके हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। और एक आपका बचता है सुंडालैंड, ये भी आपका हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और इस तरह से भारत में जो है टोटल 4 हॉट स्पॉट हो जाते हैं, और टोटल जो है आपके विश्व में हो जाते हैं 36 हॉट स्पॉट। विश्व में कुल 36 हो जाते हैं, और 36 में से 4 जो हैं ये भारत में हो जाते हैं। और ये 4 कौन कौन से हैं ये आपने देख लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका चारों जो हैं ये आपके सही हो जाते हैं।
तो 68 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 1, 2, 3 और 4। ये आपके हो जाते हैं हॉट स्पॉट। अब बात कर लेते हैं हॉट स्पॉट के बारे में। विश्व में चिन्हित कुल 36 हॉट स्पॉट क्षेत्रों में 4 भारत में स्थित हो जाते हैं और जिनका विस्तार पड़ोसी देशों की सीमाओं तक हो जाता है। कौन कौन से हो जाते हैं? हिमालय क्षेत्र हो जाता है, इंडो वर्मा का क्षेत्र हो जाता है, और पश्चिमी घाट और श्रीलंका हो जाता है, और एक आपका सुंडालैंड भी हो जाता है। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं 4 भारत में। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं 69 के बारे में। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है, कौन कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। और इसका जो सही सुमेलित हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गंगामल्ली राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित हो जाता है। बाकी आपके गलत हो जाते हैं। जो बाल फकराम राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है मेघालय में। बाल फकराम की बात करेंगे, ये आपका मेघालय से संबंधित हो जाता है। ये आपका गलत हो जाता है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका तमिलनाडु में नहीं है, ये आपका हो जाता है कर्नाटक में। ये आपका कर्नाटक में हो जाता है। और कैम्बे बैल राष्ट्रीय उद्यान ये एक आपका केरल में संबंधित नहीं है। तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार में हो जाता है आपका कैम्पबेल राष्ट्रीय उद्यान। और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। एशियाई शेरों के लिए क्या प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। और इसके लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं आपके गिर के वन। गिर वन जो है ये संबंधित हो जाता है। और ये कहाँ हो जाते हैं? ये आपके गुजरात में हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। और बात कर लेते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ। ये आपका 1954 से संबंधित नहीं है, ये आपका 1952 से संबंधित हो जाता है। तो ये ही आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ये आपका 1972 में हो जाता है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आपका 1986 में आ जाता है। जैव विविधता अधिनियम ये आपका 2002 से संबंधित हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा गलत सुमेलित है, तो ए आपका गलत सुमेलित हो जाता है। बात कर लेते हैं 72 के बारे में। निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? गलत यहाँ भी आपसे जो है गलत सुमेलित पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है डी। ये आपका गलत सुमेलित हो जाता है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय ये आपका मुंबई में नहीं है। तो ये कहाँ हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका नई दिल्ली में हो जाता है। और बाकी जो है आपके सभी जो है करेक्ट हो जाते हैं। भारतीय वनस्पति उद्यान ये आपका कोलकाता में हो जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये आपका नागपुर में हो जाता है। और इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज ये आपका देहरादून में हो जाता है। बात कर लेते हैं 73 के बारे में। भारत कानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, कहाँ हो जाएगा। 73 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में स्थित हो जाता है आपका नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। बात कर लेते हैं 74 के बारे में। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। और इधर आपकी सूची एक दी गई है, इधर आपकी सूची दो दी गई है। और बात कर लेते हैं इसके बारे में। भारतीय वन अधिनियम ये किससे संबंधित हो जाता है? तो भारतीय वन अधिनियम ये हो जाता है आपका 1927 में। 1927 दिया गया है आपका 3 में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम ये आपका 1974 से संबंधित हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है 1 में। वायु प्रदूषण की बात करेंगे, ये आपका 1981 से संबंधित हो जाता है। और वन संरक्षण ये आपका 1980 से संबंधित हो जाता है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं ए का आपका हो जाएगा 3 और ए का 3 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। और बी का आपका हो जाता है 1 और सी का आपका 4 हो जाता है। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। ऑप्शन नंबर बी में जो है ये सभी दिए गए हैं। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित है, तो बी आपका सुमेलित हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और आपको बताना है कौन सा जो है सुमेलित हो जाएगा। विश्व मृदा दिवस की बात की गई है, तो ये आपका 5 दिसंबर से संबंधित हो जाता है। विश्व मृदा दिवस ए का आपका हो जाता है 3 और ए का 3 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। विश्व ओजोन दिवस की बात करते हैं, ये आपका हो जाता है 16 सितंबर से संबंधित। बी का आपका हो जाता है 4
और बी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में आपको दिया गया है और ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और ये ही जो है क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर हो जाता है। और बात कर लेते हैं विश्व जैव ईंधन के बारे में। ये किससे संबंधित हो जाता है? ये आपका 10 अगस्त से संबंधित हो जाता है। और विश्व वन्य जीव ये आपका 3 मार्च से संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है? सही कौन सा है ये आपको बताना है। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष की। तो ये आपका 2016 से संबंधित हो जाता है। यहाँ आपका 2017 दिया गया है, ठीक है। ये आपका 2016 से संबंधित हो जाता है। सतत विकास का वर्ष की बात करते हैं, ये आपका 2003 में नहीं है, ये आपका 2002 में हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष की बात की गई है, ये आपका 2010 से संबंधित हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष जो है ये कब हुआ था? ये आपका 2006 में हो जाता है। यहाँ आपका 2007 दिखाया हुआ है। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो 76 का आपका करेक्ट हो जाता है सी, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष ये आपका 2010 में हो जाता है। बात कर लेते हैं 77 के बारे में। गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। ये किससे संबंधित हो जाएगी ये आपको बताना है। 77 की बात की गई है और ये आपकी संबंधित हो जाती है पश्चिमी घाट के संरक्षण से। गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति ये आपकी पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित हो जाती है। बात कर लेते हैं 78 के बारे में। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषण नहीं है? द्वितीयक प्रदूषण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 78 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड है आपकी द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। बात कर लेते हैं 79 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन अन अपघटनीय प्रदूषक नहीं है? कौन सा जो है घटक नहीं है ये आपको बताना है। कैडमियम, फिनोल, डीडीटी या कूड़ा करकट। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 79 और इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाता है ये आपका हो जाता है कूड़ा करकट। कूड़ा करकट जो है ये आपका अन अपघटनीय प्रदूषक नहीं है। बात कर लेते हैं 80 के बारे में। सूती वस्त्रों के व्यंजक तथा अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विसर्जित गैस कौन से हो जाते हैं ये आपको बताना है। सूती वस्त्रों के व्यंजक से संबंधित तो ये हो जाता है आपका क्लोरीन। क्लोरीन जो है सूती वस्त्रों के व्यंजन तथा अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विसर्जित गैस हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। पीएम से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है ए, यानी 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को पीएम से मापा जाता है। ये आप समझ सकते हैं। और पीएम की जो फुल फॉर्म हो जाती है ये आपकी हो जाती है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर जो है ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, पार्टिकुलेट मैटर। बात कर लेते हैं 82 के बारे में। फ्लाई ऐश का निर्माण किन से मिलकर बना नहीं होता है? फ्लाई जो है फ्लाई ऐश का निर्माण किन से नहीं होता है ये आपको बताना है। 82 की बात की गई है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड से फ्लाई ऐश का निर्माण नहीं होता है। बात कर लेते हैं 83 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस शहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में अधिक मात्रा में इकट्ठा होकर फेफड़ों के कैंसर को जन्म देती है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और 83 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है रेडोन। रेडोन गैस जो है ये आपका अधिक मात्रा में इकट्ठा होता कर फेफड़ों के कैंसर को जन्म देती है। बात कर लेते हैं 84 के बारे में। निम्नलिखित में से किसे क्रैकिंग गैस कहते हैं? क्रैकिंग गैस किसको कहा जाता है? तो क्रैकिंग गैस कहा जाता है आपका सल्फर डाई ऑक्साइड को, ठीक है। इसको जो है क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं 85 के बारे में। शीशे के कण विशेष रूप से किसे प्रभावित करते हैं? किसे प्रभावित करते हैं शीशे के कण? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 85 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं शीशे के कण। बात कर लेते हैं 86 के बारे में। बेंजीन से निम्नलिखित में कौन सा कैंसर होता है? बेंजीन से कौन सा कैंसर होता है? तो ये आपका हो जाता है रक्त कैंसर। बेंजीन से आपका रक्त कैंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं 87 के बारे में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी ये आपको बताना है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 1984 में। 1984 में हो जाती है आपकी भोपाल गैस त्रासदी।
और आपसे इसकी गैस भी पूछी जाती है, कौन सी हो जाती है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है इसकी गैस हो जाती है। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो ये आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाती है। बात कर लेते हैं 88 के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में BS4 के स्थान पर BS6 लागू करने का निर्णय लिया गया था। ये कब जो है निर्णय लिया गया था, ये आपको बताना है। 88 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है 2020 में। केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारत में BS4 के स्थान पर BS6 लागू करने का निर्णय ये आपका 2020 में लिया गया था। बात कर लेते हैं 89 के बारे में। वायु प्रदूषण के संकेतक हो जाते हैं। वायु प्रदूषण के कौन से संकेतक हो जाते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 89 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है लाइकेन और मास। लाइकेन और मास जो होते हैं ये आपके वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं। बात कर लेते हैं 90 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सही है ये आपको बताना है। तो 90 का जो करेक्ट है ये आपका हो जाता है क्रोमियम, आपका कार्सोजेनिक से संबंधित हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो सही आपका एक हो जाता है यानी बी। और आर्सेनिक की बात करेंगे, ये आपका त्वचा कैंसर से संबंधित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मरकरी की बात करते हैं, तो मरकरी जो है आपका मीन माता रोग से संबंधित हो जाता है। कैडमियम की बात करेंगे तो कैडमियम आपका ईटा ईटा से संबंधित हो जाता है। और आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो आपका बी जो है ये सही हो जाता है। बात कर लेते हैं 91 के बारे में। अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे की बात की गई है, ये कब मनाया गया है, तो ये आपका 28 जुलाई 2022 को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 28 जुलाई 2022 को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया है। बात कर लेते हैं 92 के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव को नया नाम क्या दिया गया है। नया नाम क्या दिया गया है ये आपको बताना है। और इसका जो नया नाम है ये आपका हो जाता है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम आपका चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार हो जाता है। बात कर लेते हैं 93 के बारे में। क्लीन गंगा मिशन नामक योजना का लक्ष्य क्या हो जाता है, कौन सा लक्ष्य हो जाता है, कब तक का लक्ष्य हो जाता है ये आपको बताना है। बात की गई है क्लीन गंगा मिशन की और इसका जो लक्ष्य है ये आपका 2020 तक हो जाता है। बात कर लेते हैं 94 के बारे में। दरवाजा बंद भाग 2 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। दरवाजा बंद भाग 2 जो है किस किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था ये आपको बताना है। 94 की बात हो रही है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपको हो जाता है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दरवाजा बंद अभियान भाग 2 की जो है शुरुआत की गई थी। बात कर लेते हैं 95 के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन कब लागू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन की बात की गई है, ये कब लागू हुआ था, ये आपका 2014 में लागू हो जाता है। बात कर लेते हैं 96 के बारे में। पर्यावरण संरक्षण द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 42वां संविधान संशोधन किया गया था पर्यावरण में सुधार के लिए। बात कर लेते हैं 97 के बारे में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया था, ये कब शुरू किया गया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 97 और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 2010 में। 2010 में शुरू किया गया था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन। बात कर लेते हैं 98 के बारे में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब गठित किया गया था। केंद्रीय गंगा मिशन की बात हो रही है, ये कब गठित किया गया था ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 1985। 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। बात कर लेते हैं 99 के बारे में। लेड की अनुपस्थिति में पेट्रोल के दहन से कौन सी गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है ये आपको बताना है। 99 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है बेंजीन। लेड की अनुपस्थिति में पेट्रोल के दहन से बेंजीन गैस निकलती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरणविद नहीं है। पर्यावरणविद कौन सा नहीं है ये आपको बताना है।
जो आपके मनीषा उपाध्याय हैं, ये आपके पर्यावरणविद नहीं है, और बाकी जो हैं आपके पर्यावरणविद हो जाते हैं। और यहाँ बात करेंगे, एक क्वेश्चन और हमारा हो जाएगा 101 के बारे में। स्मार्ट गंगा सिटी योजना कब शुरू की गई थी? स्मार्ट सिटी गंगा परियोजना ये शुरू की गई थी आपकी 2016 में। इनसे जो है वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं, ये सब जो है आपको याद रखने हैं। बात करते हैं 102 के बारे में। संयुक्त राष्ट्र मिशन कार्यक्रम यानी यूएनईपी का शुभारंभ कब किया गया था? यूएनईपी का शुभारंभ कब किया गया था, ये आपको बताना है। 102 की बात करते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का शुभारंभ किया गया था। और ये जो है अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और अब आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।